हमारा राजस्थान भाग द्वितीय कक्षा 7। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम हमारा राजस्थान भाग द्वितीय कक्षा 7 शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय पहला। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों कक्षा 7 के ये जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों हम कवर कर लेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो के अंतर्गत आप अंत तक बने रहें जिससे आपको पूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय पहला, वन वन्यजीव एवं संरक्षण। केलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? भरतपुर। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ है? भरतपुर। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन क्रेन, सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर पक्षियों के लिए। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन क्रेन, सारस के लिए। बगुला, बया, कोयल, बटेर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल भाग पर वन क्षेत्र है? तो 10वें भाग पर। राजस्थान राज्य के कुल कितने क्षेत्र भाग पे वन क्षेत्र है? तो 10वें भाग पर। राज्य में सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर। राज्य में सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर। राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला चूरू। राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला चूरू। अधिकतम उदयपुर। राज्य के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। राज्य के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। दोस्तों ये जो बुक है इसकी इमेज देख लें, राजस्थान अध्ययन। और इस बुक के अंतर्गत कक्षा 6 और 10 का जो सार है, और यह जो बुक है संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से है और जिसके निदेशक संकल्प के श्री संजय जी चौधरी। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। दोस्तों इस बुक का रिव्यू भी हम कर चुके हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। और राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत इस बुक के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 के सभी पाठों का कक्षा वाइज संकलन है, जिसमें हम कक्षा 6 के सभी पाठों को एक ही वीडियो में कवर किया है। और आज हम कक्षा 7 के भाग द्वितीय के जितने जो ये पाठ हैं, इमेज देख ले, ये सभी टॉपिक इसी एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और ये बुक बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट की बुक है। आप इस बुक को अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो इनका जो ऐप है संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर, इसको गूगल प्ले से डाउनलोड करके यहां पर भी दोस्तों प्राप्त हो जाएगी। यह बुक बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। आरक्षित वन क्षेत्र। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। आरक्षित वन क्षेत्र। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं और कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। सुरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं और कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन इस श्रेणी के वन पशु चराना व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है।
अवर्गीकृत वन के अंतर्गत वन में पशु चराना और लकड़ी काटना किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में भाग करती है? तो 2 भागों में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने भाग करती है? तो 2 भागों में। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के, जिसमें पहला है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भागों जैसे बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के मुख्यतः वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। राज्य वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। वनों के अंतर्गत ये दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक जिलों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलूर, ढोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म कालीन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंची वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान के कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, यह साइबेरियन क्रेन सारस के लिए प्रसिद्ध है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में, और साइबेरियन क्रेन सारस के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर जो सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ बाघ, भालू, चित्तल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चील, नीलगाय, चिंकारा आदि, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांभर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। अभयारण्य शब्द अभ्य और अरण्य से बना है जिसका अर्थ है भयमुक्त वन। अभयारण्य शब्द अभय अरण्य से बना है जिसका अर्थ होता है भयमुक्त वन। आगे देखेंगे अभयारण्य के अंतर्गत दोस्तों इस वीडियो को अगर पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। हम एक ही इस वीडियो के अंतर्गत हमारा राजस्थान ये भाग द्वितीय कक्षा 7 के सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे, अर्थात सभी पाठों को एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये आगे की आपकी जो भर्ती आ रही है सीईटी राजस्थान में जितनी भी अभी भर्ती आने वाली हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो होने वाली है जो आपके एग्जाम के अंतर्गत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे फेसबुक पेज को दोस्तों पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए वहां अच्छे से कमेंट करें। दोस्तों आगे आप देखिए क्रम संख्या के अंतर्गत अभ्यारण्य का नाम, जिला, वन्यजीव और नाम। ये एक तरफ तो देखिए क्रम संख्या, अभ्यारण्य का नाम, जिला और वन्यजीव। जैसे यहाँ पे पहला है
अभ्यारण्य का नाम राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरुउद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य जिला जैसलमेर और बाड़मेर, और वन्यजीव गोडावण जो राज्य पक्षी भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय इस राष्ट्रीय मरुउद्यान के वन्य जीव हैं। दूसरा है केवला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सवाई माधोपुर और करौली, वन्यजीव हैं बघेरा, भेड़िया, चित्तल, खरगोश। अभ्यारण्य तीसरा है जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिला राजसमंद, पाली और उदयपुर, वन्यजीव बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। अभ्यारण्य चौथा फुलवारी किनाल वन्यजीव अभ्यारण्य जिला उदयपुर, वन्यजीव है बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया, सांबर। अभ्यारण्य का नाम है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जिला अलवर, वन्यजीव है बाघ, जरक, सांबर, चित्तल। सरिस्का वन्यजीव है अभ्यारण्य जिला है अलवर, वन्यजीव है बाघ, जरक, सांबर और चित्तल। आगे है टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जिला राजसमंद, अजमेर, पाली, और वन्यजीव है तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ। सातवां सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य जिला प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, और वन्यजीव उड़न गिलहरी, सांभर, लोमड़ी। आठवां माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही के अंदर, वन्यजीव रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल, सांभर। नौवां रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जिला बूंदी, विषधारी सांप, बाघ, रीछ। 10वां है जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिला बूंदी, वन्यजीव रीछ, विषधारी सांप और बाघ। रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिला बूंदी, वन्यजीवों में विषधारी सांप, बाघ और रीछ। 10वां जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर, बघेरा, जरक, सियार और भेड़िया। तो 8वां है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सिरोही, वन्यजीव रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चित्तल और सांभर। 9वां है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जिला बूंदी, वन्यजीव के अंतर्गत विषधारी सांप, बाघ और रीछ। 10वां है जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जिला जयपुर, वन्यजीव बघेरा, जरक, सियार, भेड़िया। 11वां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य जिला कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर व चंबल नदी के सहोद, वन्यजीव घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी। अन्य प्रमुख अभ्यारण्य जिसमें जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर। नेक्स्ट आगे देखिए अभ्यारण्य के अंतर्गत ही भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके चित्तौड़गढ़। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सलूम्बर, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारा, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू। राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षण परियोजना है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33% भाग पर वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 और संशोधित 1988 के अनुसार कुल 33% भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छेद करने का लक्ष्य रखा गया? तो 10%। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान
काजरी जोधपुर के अंतर्गत, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 10% भाग पे वृक्षाच्छादित लक्ष्य रखा गया है राज्य वन नीति 2010 के अनुसार। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले के किस गांव में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी नेतृत्व में 1730 में 363 स्त्री व पुरुषों का बलिदान दिया गया? तो खेजड़ी गांव, जोधपुर ग्रामीण। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले के किस गांव में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री और पुरुषों ने बलिदान दिया? तो गांव है खेजड़ीली गांव, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। खेजड़ीली गांव, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में। अध्याय दूसरा। दोस्तों, बार बार कंटेंट रिपीट करने का मेरा रिवीजन का एक ही मोटो विजन है कि आपको वीडियो के अंतर्गत ही कंटेंट याद हो जाए। इसलिए मेरा रिवीजन मेरा करने का एक ही है कि मैं बार बार कंटेंट को पढ़ता हूं जिससे आपको याद हो जाए, हाथों हाथ और स्थायी रूप से रहे। तो आप भी इस तरह वीडियो को देखते हुए नोट्स भी बना सकते हैं और याद इस वीडियो को 2 से 4 बार अवश्य देखें। और वीडियो के आप दोस्तों अभी लाइक और शेयर करें जिससे आगे के वीडियो के बनाने के लिए हमारे भी मोटिवेशन, उत्साह बना रहे। अध्याय दूसरा। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है तो खनिज। एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है तो खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन खनिजों को कहा जाता है धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की जो मात्रा पाई जाती है उन खनिजों को कहा जाता है धात्विक खनिज। निज खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन खनिजों को कहा जाता है अधात्विक खनिज। निज खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन खनिजों को कहा जाता है अधात्विक खनिज। जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है ऊर्जा खनिज। प्रमुख धात्विक खनिज लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा। प्रमुख धात्विक खनिज हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा। प्रमुख अधात्विक खनिज चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अकबर, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। अधात्विक खनिज के अंतर्गत चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अकबर, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। प्रमुख ऊर्जा खनिज कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। राजस्थान के एक अधिकार वाले प्रमुख खनिज वोल्स्टनाइट, जॉस्पर, सीसा, जस्ता। राजस्थान के एकाधिकार वाले प्रमुख खनिज वोल्स्टनाइट, जॉस्पर, सीसा, जस्ता। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है देबारी उदयपुर में। सीसा शोध संयंत्र स्थित है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक जिले उदयपुर का जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद। राजस्थान में सीसा और जस्ता के प्रमुख उत्पादक जिले उदयपुर का जावर, भीलवाड़ा और राजसमंद। राजस्थान में तांबा धातु के प्रमुख उत्पादक जिले नीमका थाना, झुंझुनू, अलवर, सीकर। राजस्थान में तांबा धातु के प्रमुख उत्पादक नीमका थाना,
झुंझुनू, अलवर और सीकर तांबा उत्पादक जिले। राजस्थान में लौह अयस्क उत्पादक से संबंधित जिले जयपुर, सीकर, झुंझुनू। राजस्थान में लौह अयस्क के उत्पादक संबंधित जिले जयपुर, सीकर, झुंझुनू। राजस्थान में चांदी अयस्क से संबंधित जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। राजस्थान में चांदी अयस्क उत्पादन से संबंधित जिले भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। राजस्थान में जिप्सम उत्पादक से संबंधित जिले बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन से संबंधित जिले बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर। रॉक फास्फेट उत्पादन से संबंधित जिले रॉक फास्फेट तो उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। रॉक फास्फेट से संबंधित राजस्थान के जिले उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। वोल्स्टनाइट उत्पादन से संबंधित राजस्थान के प्रमुख जिले सिरोही, अजमेर। वोल्स्टनाइट उत्पादन से संबंधित राजस्थान के प्रमुख जिले सिरोही, अजमेर। अभ्रक खनिज उत्पादक से संबंधित राजस्थान के प्रमुख जिले भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। अभ्रक खनिज उत्पादन से संबंधित राजस्थान के प्रमुख जिले भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। संगमरमर खनिज उत्पादन से संबंधित जिले राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा। संगमरमर खनिज उत्पादन से संबंधित जिले राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा। अभ्रक खनिज उत्पादन से संबंधित राजस्थान के प्रमुख जिले भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। संगमरमर खनिज उत्पादन से संबंधित जिले राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही ये संगमरमर के खनिज उत्पादक जिले। चूना पत्थर खनिज उत्पादन से संबंधित राजस्थान के प्रमुख जिले चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर चूना पत्थर खनिज के लिए। ग्रेनाइट ग्रेनाइट उत्पादन से संबंधित प्रमुख जिले जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। ग्रेनाइट उत्पादन से संबंधित जिले जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में, परंपरागत ऊर्जा संसाधन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कोयला कौन कौन से प्रकार का होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट, पीट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म प्राप्त होती है? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में कहां से प्राप्त होता है? पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, मेड़ता रोड, नागौर। लिग्नाइट कोयला राजस्थान में पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, मेड़ता रोड, नागौर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थापित किया गया? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा। राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कोटा, कालीसिंध का झालावाड़, छबड़ा और बारा। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र बाड़मेर। राजस्थान में खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। राजस्थान में खनिज तेल के प्रसिद्ध क्षेत्र है जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन व विंध्यन बेसिन। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार कहां से प्राप्त हुए? घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहरी, टिब्बा, रामगढ़, डांडेवाला आदि है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहरी, टिब्बा, रामगढ़, डांडेवाला आदि। सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर क्षेत्र आदि प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर का क्षेत्र है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र ग्रह स्थित है रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा व धौलपुर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है रामगढ़ का, जैसलमेर, अंता का, बारा एवं धौलपुर। राजस्थान में चंबल
नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किन बांधों से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है? तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। माही बजा सागर परियोजना का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा। माही बजा सागर परियोजना का संबंध बांसवाड़ा जिले से है। भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है रावत भाटा। भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र रावत भाटा। रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंतर। रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। राजस्थान में कौन कौन से जिले पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थित है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा। राजस्थान में कौन कौन से जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थित है? तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया उदयपुर, जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र है उदयपुर, जयपुर में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला फलोदी। अध्याय तीसरा कृषि एवं सिंचाई। अध्याय तीसरा कृषि एवं सिंचाई। राजस्थान की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्यतः व्यवसाय कौन सा है? तो कृषि। राजस्थान की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना व जौ का संबंध रबी की फसल से। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना व जौ का संबंध रबी की फसल से। बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना का संबंध खरीफ की फसल से। बाजरा, ग्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास आदि का संबंध खरीफ की फसल से। फलों के अंदर खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी का संबंध जायद की फसल से। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई माह में। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई माह में। जायद की फसल की बुआई अप्रैल में। जायद की फसल की बुआई अप्रैल में। दोस्तों, जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? ये आप कमेंट कर देंगे। रबी की फसल की कटाई किस माह में होती है? मार्च माह में। रबी की फसल की कटाई किस माह में होती है? मार्च माह में। खरीफ की फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर माह में। खरीफ की फसल की कटाई किस माह में होती है? अक्टूबर नवंबर माह में। जायद की फसल की कटाई जून माह में। जायद फसल की कटाई जून माह में। तेल निकाला जाता है सर, तिलहन फसलें कहते हैं। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहनी फसलें कहते हैं। तिल, मूंगफली, सरसों आदि का संबंध तिलहन फसलों से। तिल, मूंगफली, सरसों आदि का संबंध तिलहन फसलें। जिस फसल उत्पादन से दालें बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है दलहन फसलें। मूंग, मोठ, चना आदि का संबंध दलहन फसलें। उपयोग के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा है, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें। जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें खाद्यान्नी फसलें। जिन फसलों का उत्पादन व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें। राजस्थान में गेहूं उत्पादन के प्रमुख जिले गंगानगर, श्री हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। राजस्थान में गेहूं उत्पादन के प्रमुख जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां और भरतपुर। जौ उत्पादन में प्रमुख जिले जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा। जौ उत्पादन के प्रमुख जिले जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा। अजमेर, झुंझुनू, नागौर। अजमेर, झुंझुनू और नागौर ये जौ उत्पादन के प्रमुख जिले। ज्वार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले ज्वार के लिए तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर। ज्वार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर।
मक्का उत्पादक के प्रमुख जिले, मक्का के लिए भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। मक्का उत्पादक के जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर। बाजरा उत्पादक के प्रमुख जिले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर। चना उत्पादक प्रमुख जिले बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली। चना उत्पादक के जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली। सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। एक बार वापस दोस्तों रिवीजन कर लेते कि मक्का उत्पादक प्रमुख जिले निम्न हैं: भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ये मक्का उत्पादक जिले हैं: भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर। बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर। चना उत्पादक प्रमुख जिले बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली। बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली। सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारा। सरसों उत्पादक प्रमुख जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारा। ये सरसों उत्पादक जिले। बाजरा, सरसों, मोठ, इसबगोल, ग्वार, जीरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। बाजरा के उत्पादन में सरसों के मोठ, इसबगोल, ग्वार और जीरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंतर्गत है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंतर्गत है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं व नलकूप, नहरें, तालाब। कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब। राजस्थान में सिंचाई के साधन में से सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो नलकूप। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में सिंचाई किस नहर से की जाती? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में सिंचाई किस नहर से की जाती? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण क्षेत्र में कार्य करने के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। अध्याय 4 राजस्थान में कृषि विपणन। राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी। राज्य में जीरे के विश्व प्रसिद्ध मंडी जोधपुर मंडी। राज्य में धनिया तथा मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी रामगंज मंडी, कोटा। राजस्थान में कृषि विपणन की स्थापना कब की गई? 1974 में। राज्य में जीरे की विश्व प्रसिद्ध मंडी जोधपुर मंडी, जीरे की विश्व प्रसिद्ध मंडी। राज्य में धनिया तथा मेथी के लिए, धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी रामगंज मंडी, कोटा में। रामगंज मंडी, कोटा में। अध्याय 5वां राजस्थान में व्यापार। अधिकांश उद्योगों का मुख्य आधार क्या होता है? तो कृषि। अधिकांश उद्योगों का मुख्य आधार होता है कृषि। उद्योगों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया? तो 2। वृहद उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग। उद्योगों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, वृहद उद्योग और लघु कुटीर उद्योग। राजस्थान का प्राचीन परंपरागत संगठित सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स
लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में कब की गई? 1889 ईस्वी में। वस्त्र नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भीलवाड़ा को। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग। शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है गन्ने के रस द्वारा। शक्कर निर्माण का कार्य कब किया जाता है दोस्तों? गन्ने के रस के द्वारा शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। खाद्य तेल के कारखाने मुख्यतः स्थित है जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर एवं पाली में खाद्य तेल के मुख्यतः कारखाने हैं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य। राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्य कार्य है तो राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य है। व्यापार, जब एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार जो तो वह व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय व्यापार। व्यापार, जब एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार जो वह व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राज्यीय व्यापार। जब व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ हो तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक देश का अन्य देश से व्यापार हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो 35। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार के अंतर्गत 35 निर्यात को पुरस्कृत किया जाता है। आगे देखिए, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमों को अपनी नीति व्यापार प्रारंभ करने के लिए कितने दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 2 दिवसीय। राज्य सरकार ने कृषि प्रशिक्षण एवं कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्धारण कब किया? 2019 में। राज्य सरकार ने कृषि प्रशिक्षण, कृषि व्यापार एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्धारण कब किया? 2019 में। अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासनकाल माना जाता है 1177 से 1192 के अंतर्गत। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल माना जाता है 1177 से 1192 के ईस्वी के अंतर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के माता का नाम कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के माता का नाम कर्पूर देवी। विद्या अनुरागी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का। विद्या अनुरागी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयनायक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रप्रदाय जैसे विद्वान किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। पृथ्वीराज रासों के रचना किसने की? चंद्रबरदई ने। पृथ्वीराज रासों की रचना की थी चंद्रबरदई ने। कला प्रेमी राणा कुंभा का जन्म कब हुआ? तो 1423 ईस्वी में। कला प्रेमी राणा कुंभा का जन्म हुआ 1423 ईस्वी में। कटार, कलम और कला का त्रिवेणी राणा कुंभा को कहा जाता है। कटार, कलम और कला का त्रिवेणी किसे कहते हैं? तो राणा कुंभा को कहते हैं। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक काल माना जाता है? राणा कुंभा का। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो राणा कुंभा के काल को माना जाता है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़, बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़, बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? कमेंट कर देंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? कमेंट कर देंगे। राणा कुंभा द्वारा संगीत पर कौन कौन से ग्रंथ की रचना की गई? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुंड प्रबंध। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुंड प्रबंध राणा कुंभा द्वारा ये संगीत ग्रंथों की रचना की गई। किस शासक ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका तथा चंडी शतक की टीका की रचना की? तो राणा कुंभा ने। किस शासक ने जयदेव द्वारा रचित गीत का प्रबंध रसिक प्रिया
टीका तथा चंडी शतक को टीका की रचना की तो राणा कुंभा ने। राणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियां कौन सी है? तो महाराज धीराज, राणे राय, राव राय, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। राणा कुंभा द्वारा धारण की गई उपाधियां है महाराजा धीराज, राणे राय, राव राय, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु उपाधियां राणा कुंभा द्वारा धारण की गई। राणा सांगा का शासनकाल माना जाता है 1509 से 1528 तक। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक माना जाता है। राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? राणा सांगा के पिता का नाम था राणा रायमल। 80 गांवों के लिए प्रसिद्ध शासक कौन थे? राणा सांगा। 80 गांवों के लिए प्रसिद्ध शासक राणा सांगा। मारवाड़ नरेश राव गंगा के उत्तराधिकारी कौन थे? राव मालदेव राठौड़, 1531 से 1562। मारवाड़ नरेश राव गंगा के उत्तराधिकारी कौन थे? राव मालदेव राठौड़, 1531 से 1562 ईस्वी। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का काल मारवाड़ का शौर्य युग माना जाता है? तो राव मालदेव का। मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का काल मारवाड़ का शौर्य युग माना जाता है? तो राव मालदेव का। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में कुल कितने परगनों को जीता? तो 58 परगनों को। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में कुल कितने परगनों को जीता था? 58 परगनों को जीता था। राव मालदेव ने सर्वप्रथम किस दुर्ग पर विजय प्राप्त की? तो भाद्रजन दुर्ग, जालोर पर विजय प्राप्त की। राव मालदेव ने सर्वप्रथम भाद्राजान दुर्ग, जालोर पर विजय प्राप्त की। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेटा, पोखरण दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव मालदेव ने। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेटा, पोखरण दुर्ग का निर्माण राव मालदेव शासक ने करवाया। फारसी इतिहासकारों ने किस शासक को हशमत वाला शासक ताकतवर कहकर पुकारा जाता है? तो राव मालदेव को। फारसी इतिहासकारों ने किस शासक को हशमत वाला शासक ताकतवर कहकर पुकारा? राव मालदेव शासक को हशमत वाला शासक कहके फारसी इतिहासकारों ने पुकारा। महाराणा प्रताप 1572 और 1557 ईस्वी तक के पिता कौन थे? तो महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? महाराणा उदय सिंह। दोस्तों आप कमेंट कर देंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां हुआ? तो 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540 ईस्वी के कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि महाराणा प्रताप की माताश्री का नाम क्या है और वह किस राजघराने से थी, ये भी आप कमेंट कर देंगे। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी। महाराणा प्रताप के समय मुगल बादशाह कौन थे? बादशाह अकबर। महाराणा प्रताप के समय मुगल बादशाह बादशाह अकबर थे। महाराणा प्रताप का वह भाई कौन जो रूठ के अकबर की शरण में गया? तो जगमाल। महाराणा प्रताप का वह भाई जो रूठ कर अकबर की शरण में गया? जगमाल। विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई? महाराणा प्रताप के समय। विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई? महाराणा प्रताप के समय। बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र रायसिंह का जन्म कब हुआ? तो 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 ईस्वी में बीकानेर के किस शासक का राज्याभिषेक हुआ? रायसिंह का। 1574 में बीकानेर के किस शासक का राज्याभिषेक हुआ? तो रायसिंह का राज्याभिषेक हुआ। दानशीलता के कारण राजपूताना का कर्ण से लोकप्रिय शासक रायसिंह। दानशीलता के कारण राजपूताना का कर्ण लोकप्रिय शासक रायसिंह। रायसिंह ने बीकानेर का कौन सा दुर्ग बनवाया? जूनागढ़ का दुर्ग बनवाया। रायसिंह ने बीकानेर का कौन सा दुर्ग बनाया? जूनागढ़ दुर्ग। रायसिंह महोत्सव एवं ज्योतिषीय रत्नमाला ग्रंथों की रचना किस शासक ने के द्वारा की गई? रायसिंह के द्वारा। रायसिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना रायसिंह के द्वारा की गई। मिर्जा राजा
जयसिंह का शासनकाल माना जाता है 1621 से 1667 ईस्वी। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667। किस राजपूत शासक ने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की सेवा की? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। किस राजपूत शासक ने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को कौन सी उपाधि से विभूषित किया? तो मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधित किया। शाहजहां ने 1639 में जय सिंह को कौन सी उपाधि से विभूषित किया? तो मिर्जा राजा उपाधि से विभूषित किया जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत का अभियान किस मुगल बादशाह ने भेजा? औरंगजेब ने। मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान के लिए किस मुगल बादशाह ने भेजा? तो औरंगजेब ने भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि बिहारी। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि बिहारी। राज कवि बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के समय बिहारी सतसई की रचना किस वर्ष की? 1662 में। राज कवि बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह के समय बिहारी सतसई की रचना 1662 में की। राजा जयसिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किस शासक के दरबारी विद्वान थे? मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल माना जाता है 1638 से 1678 ईस्वी। महाराजा जयसिंह का शासनकाल माना जाता है 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में कहां हुआ? बुरहानपुर में। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? महाराजा से। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? महाराजा से। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट कस्बा बसाया जसवंतपुरा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट कस्बा कौन सा बसाया? तो जसवंतपुरा। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किस शासक के द्वारा की गई? जसवंत सिंह राठौड़ के द्वारा। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण एवं प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किस शासक के द्वारा की गई? जसवंत सिंह राठौड़ के द्वारा। महाराजा राजसिंह प्रथम का शासनकाल माना जाता है 1652 से 1680 ईस्वी। महाराजा राजसिंह प्रथम का शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी माना जाता है। महाराणा राजसिंह के पिता कौन थे? महाराणा जगत सिंह। महाराणा राज सिंह के पिता का नाम महाराणा जगत सिंह। शाहजहां के उत्तराधिकारी के समय मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह। शाहजहां के उत्तराधिकारी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के कारण ब्रज के गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके आए गोस्वामी भक्तों को मेवाड़ के किस शासक ने शरण दी? तो महाराणा राज सिंह ने शरण दी। राज सिंह द्वारा निर्मित मंदिर कौन है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। राज सिंह द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। राज सिंह ने अंबा माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? उदयपुर। राज सिंह ने अंबा माता के मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में। महाराणा राज सिंह ने कांकरोली में कौन सी झील का निर्माण करवाया? राजसमंद झील का। महाराणा राज सिंह ने कांकरोली में कौन सी झील का निर्माण करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील के किनारे लिखित राज प्रशस्ति की रचना कौन सी भाषा में की गई? तो संस्कृत भाषा में की गई। राजसमंद झील के किनारे लिखित राज प्रशस्ति की रचना कौन सी भाषा में की गई? तो संस्कृत भाषा में। देश का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति शिलालेख। देश का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति शिलालेख।
देश का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति शिलालेख। सवाई जयसिंह का शासनकाल माना जाता है 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी। जयसिंह द्वितीय का जन्म कब हुआ? जयसिंह द्वितीय का जन्म हुआ 1688 ईस्वी। औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की? सवाई की। औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि प्रदान की। किस कछवा वंशीय शासक ने आमेर के स्थान पे जयपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो सवाई जयसिंह ने। किस कछवा वंशीय शासक ने आमेर के स्थान पे जयपुर को अपनी राजधानी बनाया? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में जीज ए मोहम्मद शाही की रचना की, जिसका मुख्य विषय है नक्षत्रों की गति गणना करना। सवाई जयसिंह के द्वारा 1725 में जीज ए मोहम्मद शाही की रचना की, जिसका मुख्य विषय है नक्षत्रों की गति की गणना करना। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पे कौन सा ग्रंथ लिखा? जयसिंह कारिका। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पे ग्रंथ लिखा जयसिंह कारिका। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए कौन सी वेधशाला बनवाई? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में बनवाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन में वेधशाला बनवाई सवाई जयसिंह के द्वारा। महाराजा सूरजमल का शासनकाल माना जाता है 1755 से 1763। 1755 से 1763 को महाराजा सूरजमल का शासनकाल माना जाता है। महाराजा सूरजमल के पिता कौन थे? बदन सिंह। महाराजा सूरजमल के पिता कौन थे? बदन सिंह। पानीपत के तृतीय युद्ध पश्चात मराठों को शरण देने वाला शासक महाराजा सूरजमल। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठों को शरण देने वाला शासक महाराजा सूरजमल। कविवर सुदन व अखेराम गर्ग जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में थे? महाराजा सूरजमल। कविवर सुदन एवं अखेराम गर्ग जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में थे? महाराजा सूरजमल। अध्याय 7वां आजादी का आंदोलन और राजस्थान। राजस्थान के किस स्थान पे अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था? तो अजमेर। राजस्थान के किस स्थान पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था? अजमेर पर। अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना कब प्रारंभ किया? सहायक संधि के बाद। अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया सहायक संधि के बाद। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। भारत में संगठित आंदोलन की शुरुआत का श्रेय बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन पूर्णतया अहिंसात्मक रहा? बिजोलिया किसान आंदोलन। राजस्थान का पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान किस जिले में है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। तात्कालिक समय में बिजोलिया ठिकाना किस रियासत के अधीन था? मेवाड़ रियासत के। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों ने प्रारंभ किया? धाकड़ जाति के किसानों ने प्रारंभ किया। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1857 से 1916। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1916 से 1923 और तीसरा चरण है 1923 से 1941। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ। पहला चरण 1897 ईस्वी से 1916 ईस्वी। दूसरा चरण 1916 से 1923 ईस्वी। तीसरा चरण 1923 से 1941 ईस्वी। इन 3 चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से किस प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? तो 84 प्रकार की। 1897 में
राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से किस प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? तो 84 प्रकार की। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की शिकायत लेके मेवाड़ महाराणा के पास कौन गए? नानाजी व ठाकरी पटेल। नानाजी व ठाकरी पटेल ये गए मेवाड़ महाराणा के पास बिजोलिया किसान आंदोलन की शिकायत लेकर। कृष्ण सिंह किसानों से नाराज होकर कौन सा कर लगाया? चंवरी कर। कृष्ण सिंह ने किसानों से नाराज होकर चंवरी कर लगाया। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कौन बिजोलिया का ठिकानेदार बना? तो पृथ्वी सिंह। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया का ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों पे कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों पे कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर का विरोध बिजोलिया में किसने किया? तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव कुमावत। तलवार बंधाई कर का विरोध बिजोलिया में किसने किया? तो साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने, ब्रह्मदेव कुमावत ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया। 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश में तात्कालिक कौन राजस्व मंत्री बिजोलिया गए? तो मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश पे तात्कालिक कौन सा राजस्व मंत्री बिजोलिया गए? तो मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायण देवी का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। अंजना देवी, रमा देवी, नारायण देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बेंगू ठिकाने के किस जागीरदारी अत्याचारी के विरुद्ध किस स्थान पे एकत्रित हुए? मेनाल में। बेंगू ठिकाने के किसान जागीरदारी अत्याचारी के विरुद्ध किस स्थान पे एकत्रित हुए? तो मेनाल में एकत्रित हुए। पथिक जी के आदेश पर बेंगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। पथिक जी के आदेश पर बेंगू में किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया। बेंगू में किसानों व बेंगू के कौन से ठिकानेदार के मध्य समझौता हुआ? तो अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच को भेजा। ये बेंगू सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच को भेजा, तो बेंगू के अंदर भेजा। कमिश्नर ट्रेंच ने किस स्थान पे किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया? गोविंदपुरा। कमिश्नर ट्रेंच ने किस स्थान पे किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया? तो गोविंदपुरा। रूपाजी व कृपाजी किस स्थान पे शहीद हुए? तो गोविंदपुरा के अंतर्गत शहीद हुए। रूपाजी व कृपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन में प्रशासन ने कितनी लाग बाग समाप्त की? तो 34। बेंगू किसान आंदोलन में प्रशासन ने 34 लाख बाग समाप्त की। बूंदी में किसान आंदोलन कब हुआ? 1926 के अंतर्गत। बूंदी में किसान आंदोलन हुआ 1926 में। बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरि भाई किंकर। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस ने किस क्षेत्र में गोली चलवाई? बरड़ क्षेत्र। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस ने बरड़ क्षेत्र में गोली चलवाई। बूंदी किसान आंदोलन में बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस को गोली पुलिस ने किस क्षेत्र में गोली चलाई? तो बरड़ क्षेत्र में। बूंदी किसान आंदोलन पुलिस ने किस क्षेत्र में गोली चलवाई? तो बरड़ क्षेत्र के अंतर्गत गोली चलाई। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस की गोली लगने से कौन शहीद हुआ? नानक जी भील शहीद हो गए। बूंदी सरकार ने किसानों की मांग को कब स्वीकार किया? तो 1943 में। बूंदी सरकार ने किसानों की मांगों को कब स्वीकार किया? 1943 में।
सूरों की समस्या को लेकर कहां पर आंदोलन हुआ? अलवर में। सूरों की समस्या लेकर कहां पर आंदोलन हुआ? अलवर में। अलवर के शासक ने किस वर्ष लगान में वृद्धि की? 1925 में। अलवर के किस शासक ने लगान में वृद्धि की? 1925 में। अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। अलवर में लगान वृद्धि के विरुद्ध किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए? निमुचना। अलवर में लगान संबंधी के विरुद्ध किसान निमुचना में एकत्रित हुए। निमुचना हत्याकांड किस स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था? तो महात्मा गांधी ने। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस ने किस क्षेत्र में गोली चलवाई? तो बरड़ क्षेत्र के अंतर्गत। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस ने किस क्षेत्र में गोली चलवाई? बरड़ क्षेत्र के अंदर। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस की गोली लगने से कौन शहीद हुआ? नानक जी भील शहीद हुए। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस की गोली लगने से नानक जी भील शहीद हुए। बूंदी सरकार ने किसानों की मांग को कब स्वीकार किया? 1943 में। बूंदी सरकार ने किसानों की मांग को 1943 में स्वीकार किया। सूरों की समस्या को लेकर कहां पर आंदोलन हुआ? अलवर में। सूरों की समस्या को लेकर आंदोलन अलवर में हुआ। अलवर में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। अलवर के किसान ने किस वर्ष लगान में वृद्धि की? 1925। अलवर में लगान वृद्धि के विरुद्ध किसान किस वर्ष किस स्थान पर एकत्रित हुए थे? निमुचना में। अलवर में लगान वृद्धि के विरुद्ध किसान किस स्थान पर एकत्रित हुए? तो निमुचना में एकत्रित हुए। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि यह निमुचना स्थान कहां पर है। निमुचना हत्याकांड को किसने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा? महात्मा गांधी ने। निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी ने कहा। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना क्या था? सीकर। सीकर ठिकाने के पूर्व ठाकुर की हुई मृत्यु पर खर्चे के लिए लगान में वृद्धि किस ठाकुर ने की? तो कल्याण सिंह ने की। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई? तो सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेताराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। सीकर किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं दोस्तों, सरदार हरलाल सिंह, नेताराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया? तो मास्टर कालीचरण ने। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन मास्टर कालीचरण ने किया। नवलगढ़, मंडवा, डुंडलोद, बिसाऊ, मलसोसर का संबंध है शेखावटी किसान आंदोलन से। नवलगढ़, मंडवा, डुंडलोद, बिसाऊ, मलसीसर का संबंध है शेखावटी किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन में किसानों की समस्या का समाधान आजादी के बाद हुई? तो शेखावटी किसान आंदोलन। किस किसान आंदोलन में किसानों की समस्या का समाधान आजादी के बाद हुआ? तो शेखावटी किसान आंदोलन। चढ़ावल की घटना किस वर्ष हुई? तो 1945 में। चढ़ावल की घटना कब हुई? तो 1945 में। डाबड़ा की घटना हुई 1947 में। डाबड़ा कांड की जो हत्या हुई थी 1947 में। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में किस जनजाति का चित्र अंकित रहता है? तो भील। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में किस जनजाति का चित्र अंकित रहता था? तो भील। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? गोविंद गुरु की। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका गोविंद गुरु की रही। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की। संप सभा का मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन 1913 में हुआ। संप सभा का मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन 1913 में हुआ। 1913 में संप सभा का अधिवेशन किस दिन हुआ? आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ। 1913 में संप सभा का अधिवेशन किस दिन हुआ? तो आश्विन पूर्णिमा को हुआ। भील आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भगत आंदोलन। भील आंदोलन को अन्य भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों के दूसरे मसीहा
मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को लगान न देने के विरुद्ध कहां आह्वान किया? मात्र कुंडिया से। मोतीलाल तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को लगान न देने के विरुद्ध कहां आह्वान किया? मात्र कुंडिया से। तेजावत ने एकता पर बल दिया, इसी कारण भील आंदोलन को किस नाम से जाना गया? तो एक ही आंदोलन। तेजावत ने एकता पर बल दिया, इस कारण भील आंदोलन को किस नाम से जाना गया? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हजारों आदिवासी कहां पर एकत्रित हुए? उदयपुर में। एक ही आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए। एक ही आंदोलन में भीलों ने महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया? 21 सूत्रीय। एक ही आंदोलन में भीलों ने महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया? 21 सूत्रीय। 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहते हैं। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी को। देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या व हरिदेव जोशी को दिया जाता है। चौकीदारी करने वाले मीणा को क्या कहते हैं? चौकीदार मीणा। चौकीदारी करने वाले मीणा को क्या कहते हैं? चौकीदार मीणा। क्रिमिनल टाइम्स एक्ट कब पारित किया गया? 1924। क्रिमिनल टाइम्स एक्ट कब पारित हुआ? 1924 को। जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 1952। जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 1952। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा मंडल या संगठन। प्रजामंडल या संगठन। प्रजामंडल का अर्थ है किस स्थान पे जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। किसी स्थान पे जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने भंवरलाल सराफ। जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने भंवरलाल सराफ। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? रणछोड़ दास गट्टानी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के सहयोग से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया? तो चिरंजीलाल मिश्र के। जयपुर प्रजामंडल ने किसके नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया? तो चिरंजीलाल मिश्र के। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 में। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 1938 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मगाराम वैद्य व लक्ष्मणदास स्वामी। मगाराम वैद्य लक्ष्मणदास स्वामी बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रायसिंह नगर में कब किया गया? 30 जून 1946 को। 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन रायसिंह नगर में किया
गया। 30 जून 1946 को हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा ने। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की नैनूराम शर्मा ने। कोटा में मई 1939 में किसकी अध्यक्षता में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ? नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में कोटा के अंदर मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ नैनूराम की अध्यक्षता में। गोविंद गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? डूंगरपुर राज्य। गोविंद गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? डूंगरपुर राज्य। गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ? बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से। संत सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। संत सभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। संत सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में हुई थी। संत सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में हुई थी। संप किस भाषा का शब्द है? राजस्थानी भाषा का है। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। संप का अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। संप का अर्थ है प्रेम और बंधुत्व। अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ जयपुर में। अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ जयपुर में। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने। कौन से क्रांतिकारी अरबी, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, पाली भाषा के विद्वान थे? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अरबी, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत व पाली भाषा के विद्वान थे। रासबिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद किस क्रांतिकारी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति करने का दायित्व दिया गया? तो अर्जुनलाल सेठी को। रासबिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद किस क्रांतिकारी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का दायित्व दिया गया? तो अर्जुनलाल सेठी को। मेवाड़ प्रजामंडल को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? केसरी सिंह बाराहट। मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने वाले क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराहट। चेतावनीराज चंगुटिया नामक सोरठा किसने लिखे? केसरी सिंह बाराहट ने लिखे। चेतावनीराज चंगुटिया नामक सोरठा किसने लिखे? केसरी सिंह बाराहट ने लिखे। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का नाम मूल नाम भूप सिंह। विजय सिंह पथिक किस जाति से थे? गुर्जर जाति से थे। विजय सिंह पथिक गुर्जर जाति से थे। विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। दामोदर दास राठी का जन्म हुआ पोखरण जैसलमेर। दामोदर दास राठी का जन्म हुआ पोखरण जैसलमेर में। दामोदर दास राठी के अंतरंग मित्रता किससे थी? राव गोपाल सिंह खरवा से। दामोदर दास राठी की अंतरंग मित्रता किससे थी? राव गोपाल सिंह खरवा। दामोदर दास राठी की अंतरंग मित्रता किससे थी? तो राव गोपाल सिंह खरवा से थी। राव गोपाल सिंह खरवा से दामोदर दास राठी की मित्रता थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सारे देश में सशस्त्र क्रांति की योजना किसने बनाई थी? रासबिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई। रासबिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सारे देश में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। रासबिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश में सशस्त्र क्रांति की योजना का निश्चित दिन क्या रखा? 21 फरवरी 1915। रासबिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश में सशस्त्र क्रांति की योजना का निश्चित दिन रखा 21 फरवरी 1915। देश में बनी क्रांति की योजना राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पे
कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो राव गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को। देश में बनी क्रांति की योजना में राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पे कब्जा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? तो राव गोपाल सिंह खरवा व भूप सिंह को। दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना कब की? 1921 में। दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की 1921 में। चांदनी चौक पे लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ कौन थे? जोरावर सिंह बाराहट। चांदनी चौक पे लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ कौन थे? जोरावर सिंह बाराहट। कोटा सरकार व बिहार सरकार ने क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया? जोरावर सिंह बाराहट के लिए। कोटा सरकार और बिहार सरकार ने किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया? तो जोरावर सिंह बाराहट के लिए इनाम घोषित किया। कौन सा क्रांतिकारी लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहा? तो जोरावर सिंह। कौन सा क्रांतिकारी लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहा? तो जोरावर सिंह। जोरावर सिंह की मृत्यु कब हुई? 1939 में। प्रताप सिंह बाराहट किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बाराहट के। प्रताप सिंह बाराहट केसरी सिंह बाराहट के पुत्र थे। प्रताप सिंह को कहां के स्टेशन मास्टर ने पकड़वा दिया? तो आसानाड़ा जोधपुर के स्टेशन मास्टर ने प्रताप सिंह को कहां के स्टेशन मास्टर ने पकड़ा दिया? तो आसानाड़ा जोधपुर के स्टेशन मास्टर ने पकड़वा दिया। प्रताप सिंह बाराहट को किस जेल में भेजा गया? बरेली जेल में। प्रताप सिंह बाराहट को बरेली जेल में भेजा गया। प्रताप सिंह बाराहट के धैर्य व कष्ट सहिष्णुता का आगे कौन सा क्रांतिकारी भी चकरा गया? तो सर चार्ल्स क्विकलैंड। प्रताप सिंह बाराहट के धैर्य व कष्ट सहिष्णुता के लिए कौन सा अधिकारी चकरा गया? तो सर चार्ल्स क्विकलैंड चकरा गया। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य किसको सौंपा गया था? तो राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। राव गोपाल सिंह खरवा के साथ टोडगढ़ जेल में किसको नजरबंद करके रखा गया था? विजय सिंह पथिक को। राव गोपाल सिंह खरवा के साथ टोडगढ़ जेल में किसको नजरबंद करके रखा गया? तो विजय सिंह पथिक को। टोडगढ़ से फरार होने के बाद राव गोपाल सिंह खरवा को पुनः कहां गिरफ्तार किया गया? तो सलेमाबाद में। टोडगढ़ से फरार होने के बाद राव गोपाल सिंह खरवा को पुनः कहां गिरफ्तार किया? तो सलेमाबाद में। राव गोपाल सिंह खरवा को किस जेल भेजा गया? तिहाड़ जेल। राव गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल भेजा गया। बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काल बेगार। बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम होता है बेगार। सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह? सत्याग्रह। सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह? सत्याग्रह। जनता से बेटी की शादी पे जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर था चौड़ी कर। जनता से बेटी की शादी पे जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर था चौड़ी कर। अध्याय 8वां आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक सुधार। मध्यकालीन भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किन शासकों के द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक व अकबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किन शासकों के द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक व अकबर के द्वारा। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया? तो राजाराम मोहन राय। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया? तो राजाराम मोहन राय। सती प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ? 1829 को। सती प्रथा अधिनियम 1829 को पारित हुआ। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने गैरकानूनी घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने गैरकानूनी घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो जयपुर। सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो जयपुर रियासत ने। जयपुर रियासत ने किस समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो जयपुर संरक्षक समिति। जयपुर रियासत ने किस समिति के प्रयासों से सती प्रथा
निषेध कानून पारित किया तो जयपुर संरक्षक समिति द्वारा जयपुर में सर्वप्रथम किस रियासत ने कन्यावत को गैरकानूनी घोषित किया? कोटा। कम उम्र की कन्या को उनसे अधिक अवस्था में पुरुष से विवाह करना कौन सा विवाह है? अनमेल विवाह। कम उम्र की कन्या को उनसे अधिक अवस्था में पुरुष से विवाह करना कौन सा विवाह है? अनमेल विवाह। अल्प वयस्क बालक बालिका को विवाह करना कहलाता है बाल विवाह। अल्प वयस्क बालक बालिका का विवाह करना क्या कहलाता है? बाल विवाह। राष्ट्रीय स्तर पे अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए किसने आवाज उठाई? दयानंद सरस्वती ने। राष्ट्रीय स्तर पे अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए आवाज उठाई दयानंद सरस्वती ने। अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया तो 10 दिसंबर 1903 को। अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1903 को बनाया। दास प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाकर या होली। दास प्रथा को चाकर या होली के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने दास प्रथा को किस एक्ट में समाप्त किया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। अंग्रेजों ने दास प्रथा को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में समाप्त किया। डाकन प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी रियासतों में था? मेवाड़ व कोटा। डायन व डाकन प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन मेवाड़ व कोटा में सर्वाधिक प्रचलन था। राजपूताना के एजीजी ने किस वर्ष दबाव बनाया कि सभी रियासतें डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित करें? तो 1853 को। राजपूताना के एजीजी ने किस वर्ष दबाव बनाया कि सभी रियासतें डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित करें? तो 1819 में। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर। अजमेर के बाद आधुनिक शिक्षा के स्कूल कहाँ कहाँ खोले गए? पुष्कर, बिनाय, केकड़ी के अंतर्गत खोले गए। अंग्रेज जी की राजकीय भाषा कब बनाई गई? 1835 को। अंग्रेजी को राजकीय भाषा 1835 को बनाएगी। 19वीं सदी में किस रियासत को छोड़ के सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी? तो जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। सबसे पहले 1851 ईस्वी में कहां पे प्राथमिक स्कूल को हाई स्कूल में क्रमोन्नत किया गया? तो अजमेर के सरकारी स्कूल के अंतर्गत। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में। मेयो कॉलेज किसके नाम पर खोला गया? लॉर्ड मेयो के नाम से। मेयो कॉलेज लॉर्ड मेयो के नाम से खोला गया। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 21 अगस्त 1937 को। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना 21 अगस्त 1937 को हुई। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने की। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में। मेयो कॉलेज किसके नाम पर खोला गया? लॉर्ड मेयो के नाम पर खोला गया। मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ 1875 और 76 में। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब हुई? 21 अगस्त 1937 को। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना 21 अगस्त 1937 को। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने। सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से पंडित जनार्दन राय नागर ने कौन सी संस्था का गठन किया? राजस्थान विद्यापीठ संस्था का गठन किया। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ हुआ 1861 के अंदर है। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ हुआ 1861 में। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब खोला गया? 1866 में। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब खोला गया? 1866 में। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहां खोला? पुष्कर, अजमेर में। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहां खोला? पुष्कर, अजमेर में। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पंड्या को। आदिवासियों के मसीहा और वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। नोट: आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत भी हैं। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत भी
हैं। भोगीलाल पंड्या का जन्म कब और कहां हुआ? 1904 में डूंगरपुर के अंतर्गत भोगीलाल पंड्या का जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की। डूंगरपुर रियासत में पुलिस द्वारा किससे पाठशाला बंद करने को कहा गया? नानाभाई खांट को। डूंगरपुर रियासत में पुलिस के द्वारा किसे पाठशाला बंद करने को कहा गया? नानाभाई खांट को। डूंगरपुर में पुलिस द्वारा नानाभाई खांट के शहीद होने के बाद किस अध्यापक को पीटा व घसीटा? तो सिंगाभाई को। डूंगरपुर में पुलिस द्वारा नानाभाई खांट के शहीद होने के बाद किस अध्यापक को पीटा और घसीटा? तो सिंगाभाई को। जब डूंगरपुर पुलिस ने सिंगाभाई को गाड़ी में बांधकर घसीट रही थी तब किस भील बालिका ने रस्सी काटी? तो कालीबाई भील युवती 13 वर्ष की। जब डूंगरपुर पुलिस सिंगाभाई को गाड़ी से बांध के घसीट रही थी तब किस भील बालिका ने रस्सी काटी? तो कालीबाई 13 वर्षीय लड़की ने रस्सी काटी। महाराजा करणी सिंह का संबंध बीकानेर से। महाराणा करणी सिंह का संबंध बीकानेर से। महाराजा करणी सिंह का जन्म कब हुआ? 1924 में। महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। महाराजा करणी सिंह कब से कब तक लोकसभा सदस्य रहे? तो 1952 से 1977 तक लोकसभा सदस्य रहे। उम्र 25 वर्ष थी उनकी उस समय। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1899 को। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? जोबनेर, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। हीरालाल शास्त्री ने दूरस्थ व पिछड़े हुए कौन से गांव को अपना कार्यक्षेत्र चुना? वनस्थली टोंक को। हीरालाल शास्त्री ने दूरस्थ व पिछड़े हुए कौन से गांव को अपना कार्यक्षेत्र चुना? वनस्थली टोंक। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने? 26 जनवरी 1950 को। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के अंदर कब मुख्यमंत्री बने? तो 26 जनवरी 1950 को। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की हीरालाल शास्त्री व रत्ना शास्त्री ने। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री ने की। किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ? दुलारों का बांस, झुंझुनू। किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ? दुलारों का बांस, झुंझुनू में हुआ। किशोरी देवी के पति कौन थे? सरदार हरलाल सिंह खर्रा। किशोरी देवी के पति कौन थे? सरदार हरलाल सिंह खर्रा। सरदार हरलाल सिंह को जागीरदार ने कब जेल में डलवा दिया? 1938 ईस्वी में। सरदार हरलाल सिंह को जागीरदारों ने कब जेल में डलवा दिया? 1938 ईस्वी में। जयपुर में महिलाओं का समूह बना के जयपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व किस महिला ने किया? किशोरी देवी ने। जयपुर में महिलाओं का समूह बना के जयपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कब हुआ? 10 मार्च 1905 को। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म 10 मार्च 1905 को हुआ। जल, जंगल व जमीन आंदोलन किसने चलाया? मामा बालेश्वर ने। जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया मामा बालेश्वर दयाल ने। अध्याय 9वां संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। अध्याय 9वां संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ये दोस्तों आपका इस टॉपिक का अंतिम है। किसी देश या राज्य को संचालित करने का आधार संविधान। किसी देश या राज्य को संचालित करने का आधार संविधान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की 1935 में। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान निर्माण की संविधान सभा की मांग कब की? 1935 में। 1938 में किसने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 में किसने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने 3 मंत्रियों का एक दल
भारत भेजा, जिसका नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 को। जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, तो संविधान सभा। जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, तो संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति का निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने। प्रारूप समिति का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे? जवाहरलाल नेहरू ने रखे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे? जवाहरलाल नेहरू ने रखे। उद्देश्य प्रस्ताव कहां पेश किया गया? संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव कहां पेश किया गया? संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की? उद्देश्य प्रस्ताव में। किसने स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की? उद्देश्य प्रस्ताव में। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान के निर्माण में समय लगा। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान भारत का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को किस वर्ष शुरू किया गया? 2015 से। प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 2015 से। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को बनाया गया। संविधान सभा में कौन से प्रतिनिधि शामिल थे? ब्रिटिश शासन। संविधान सभा में कौन से प्रतिनिधि शामिल थे? ब्रिटिश शासन के अधीन राज्य के प्रतिनिधि, प्रांतों के निर्वाचन प्रतिनिधि, देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि। संविधान सभा में कौन से प्रतिनिधि शामिल थे? तो ब्रिटिश शासन के अधीन राज्य के प्रतिनिधि, प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, देशी रियासतों के मनोनीत सदस्य। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन थे? तो सदस्य के नाम और एक तरफ रियासत। तो मुकुट बिहारी भार्गव ये थे अजमेर मेरवाड़ा रियासत से। दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत से। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत से। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत से। दलेल सिंह कोटा रियासत से। गोकुल सिंह असावा शाहपुरा रियासत से। जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से। राज बहादुर भरतपुर रियासत से। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत से। सरदार सिंह खेतड़ी नीमका थाना रियासत से। ये संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो पहला है सर वीटी कृष्ण माचरी रियासत जयपुर। सर वीटी कृष्ण माचरी ये जयपुर रियासत से थे, जो संविधान सभा में राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। दूसरे हैं सी एस वेंकटाचार्य, ये रियासत जोधपुर से थे। सरदार के एम पन्नीकर ये बीकानेर रियासत से थे। टी विजय राघवाचार्य ये उदयपुर रियासत से थे। राजस्थान के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह संविधान सभा में कहां से चुने गए? तो पश्चिम बंगाल। राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला संविधान सभा में कहां से चुने गए? बिहाई
से राजस्थान मूल के प्रवासी पदपत सिंघानिया संविधान सभा में कहां से चुने गए? उत्तर प्रदेश से। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र है 22। भारत के संविधान में मूल प्रतीक में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले कितने चित्र है? तो 22 चित्र। भारत के संविधान की प्रतिलिपि में 22 चित्रों का निर्माण किसने किया? नंदलाल बोस ने। भारत के संविधान की जो प्रतिलिपि होती है उसमें 22 चित्रों का निर्माण किया नंदलाल बोस ने। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि पर बने चित्रों में राजस्थान के किस चित्रकार का प्रमुख योगदान है? कृपाल सिंह शेखावत का। भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि पर बने चित्रों में राजस्थान के किस चित्रकार का प्रमुख योगदान है? तो कृपाल सिंह शेखावत का योगदान है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1903 को। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म हुआ 30 जनवरी 1903 को। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर रियासत के अंदर मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म हुआ उदयपुर रियासत के अंदर। मुकुट बिहारी लाल भार्गव पेशे से क्या थे? वकील। मुकुट बिहारी लाल भार्गव पेशे से वकील थे। राजस्थान के कौन से वकील सीआर दास मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राजबंदियों के मुकदमे सुनते हैं? तो मुकुट बिहारी भार्गव। राजस्थान के कौन से वकील सीआर दास मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राजबंदियों से मुकदमे सुनते थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव सुनते थे। संविधान सभा ने अजमेर मेवाड़ा का प्रतिनिधित्व किस सदस्य को दिया? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। संविधान सभा ने अजमेर मेवाड़ा का प्रतिनिधित्व किस सदस्य को दिया? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को दिया। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1897 को। 4 दिसंबर 1897 को माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बिजोलिया भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का संचालन कहां से किया? अजमेर। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर मेवाड़ पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह का आंदोलन संचालन किया अजमेर। मेवाड़ प्रजामंडल में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कब की? तो 1941 के अंतर्गत। 1941 के अंतर्गत की। पंचीरा गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने। पंचीरा गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कब बने? 1948 में। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा। 1963 में राजस्थान खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। जयनारायण व्यास का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1899। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को हुआ। जयनारायण व्यास का जन्म कहां हुआ? जोधपुर के अंतर्गत। जयनारायण व्यास का जन्म हुआ जोधपुर के अंतर्गत। जयनारायण व्यास का तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कब बने? 1927 में। जयनारायण व्यास तरुण राजस्थान समाचार पत्र के प्रधान संपादक 1927 में बने। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक कौन रहे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास 1951 से 1956 की अवधि में कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो 2 बार। जयनारायण व्यास 1951 से 56 की अवधि में कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? तो 2 बार। सामंतशाही के विरुद्ध एवं जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की आवाज किसने उठाई? जयनारायण व्यास ने। सामंतशाही के विरुद्ध जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की आवाज उठाई जयनारायण व्यास ने। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ? 8 फरवरी 1900 को। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कहां हुआ? उदयपुर में। उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? बलवंत सिंह मेहता बने। वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने की। बलवंत सिंह मेहता ने वनवासी छात्रावास की स्थापना कब की? 1943 में। बलवंत सिंह मेहता ने वनवासी छात्रावास की स्थापना कहां की? जयपुर के अंदर। संविधान सभा के सदस्य के रूप में
मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म हुआ था 18 मार्च 1909 को। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म हुआ था 18 मार्च 1909 को। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म कहां हुआ? कोटा। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म हुआ कोटा। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह कोटा किस राजा के निजी सचिव थे? तो महाराजा महाराव भीम सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह कोटा के किस राजा के निजी सचिव थे? तो महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे। गोकुललाल असावा 1930 से 1932 के बीच कितनी बार जेल गए? तो 4 बार। गोकुललाल असावा 1930 से 1932 के बीच कितनी बार जेल गए? तो 4 बार। भारत के संविधान के निर्माण में कौन सी रियासत प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रही? बीकानेर। भारत के संविधान के निर्माण में कौन सी रियासत प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रही? बीकानेर। बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य के रूप में कौन गया? तो जसवंत सिंह। बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य के रूप में कौन गया? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह किस शासक के प्रधानमंत्री रहे? शार्दुल सिंह। जसवंत सिंह शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री रहे। भरतपुर के कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो नेपाल में भारत के राजदूत रहे? तो राजबहादुर। भरतपुर के कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो नेपाल में भारत के राजदूत रहे? तो राजबहादुर। हीरालाल शास्त्री किसके संपर्क में आने के बाद राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया? अर्जुनलाल सेठी। हीरालाल शास्त्री किसके संपर्क में आने के बाद राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया? अर्जुनलाल सेठी। संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। सरदार सिंह कब से कब तक अस्थायी संसद सदस्य रहे? 1950 से 1952। सरदार सिंह कब से कब तक अस्थायी सदस्य रहे? 1950 से 1952। 1958 और 61 के बीच भारत में लाओस में राजदूत बनाकर किसको भेजा गया? सरदार सिंह को। 1958 और 61 के बीच भारत में लाओस में राजदूत बना के किसको भेजा गया? सरदार सिंह को। सरदार सिंह कहां के राजा थे? खेतड़ी के। सरदार सिंह कहां के राजा थे? खेतड़ी के। खेतड़ी के शासक सरदार सिंह की मृत्यु कब हुई? 30 अक्टूबर 1985। खेतड़ी के शासक सरदार सिंह की मृत्यु कब हुई? 30 अक्टूबर 1985। सर वीटी कृष्णमाचारी मूलतः कहां के निवासी थे? तमिलनाडु। सर वीटी कृष्णमाचारी कहां के निवासी थे? तमिलनाडु। सर वीटी कृष्णमाचारी कहां के दीवान थे? जयपुर के। सर वीटी कृष्णमाचारी कहां के दीवान थे? जयपुर के। डीपी खेतान के निधन के बाद किसको प्रारूप समिति की जगह दी गई? तो वीटी कृष्णमाचारी को। डीपी खेतान के निधन के बाद किसको प्रारूप समिति की जगह दी गई? तो वीटी कृष्णमाचारी को। वीटी कृष्णमाचारी किस वर्ष राज्यसभा के लिए चुने गए? 1961 में। वीटी कृष्णमाचारी किस वर्ष राज्यसभा के लिए चुने गए? 1961 में। सीएस वेंकटाचारी कहां के निवासी थे? तो कर्नाटक के। कहां के निवासी थे? तो कर्नाटक के। सीएस वेंकटाचारी पेशे से क्या थे? आईसीएस। सीएस वेंकटाचारी पेशे से थे आईसीएस। जोधपुर के उमेश सिंह ने सीएस वेंकटाचारी को कब अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया? तो 1949 को। जोधपुर के उमेश सिंह ने सीएस वेंकटाचारी को अपना प्रशासनिक अधिकारी कब बनाया? 1949 को। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे? सीएस वेंकटाचारी। के.एम. पन्नीकर कहां के निवासी थे? केरल के। के.एम. पन्नीकर किस राज्य के विदेश मंत्री रहे? तो पटियाला रियासत के। राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भूक्षेत्र देना कहलाता है जागीरदारी प्रथा। मंत्रियों का समूह होता है मंत्रिमंडल। मंत्रियों का समूह होता है मंत्रिमंडल। संविधान सभा की वह समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया तो प्रारूप समिति। संविधान सभा की वह समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया तो प्रारूप समिति। दोस्तों, ये आपके सभी टॉपिक कक्षा 7 के हमारा राजस्थान अध्ययन के कंप्लीट हो चुके हैं। आप जितने भी ये कक्षा 7 के मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, इन टॉपिकों को
ये 9 टॉपिक थे, 1 से लगा तक 9 तक। तो आप इनका बार बार रिवीजन करेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखते हुए आप नोट्स बनाएंगे जिससे आपको स्थायी रूप से याद होवे। मैंने हर कंटेंट को 2 से 4 बार रिवीजन करते हुए पढ़ाया है जिससे कि आपको बेहतर याद हो जाए, बेहतर रिवीजन हो जाए। फिर भी आप एक रजिस्टर बनाएं और जब भी वीडियो देखें, वीडियो को देखते हुए अच्छे से इनसे नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन आप करना चाहूंगा कि ये हमारे चैनल पे आपको निःशुल्क ये हमारा राजस्थान ये जो बुक देख ले, इनकी इमेज देख ले, ये कंप्लीट आपको करवा दी जाएगी। अब तक हमने इसमें कक्षा 6 और कक्षा 7 के टॉपिकों का कवर कर लिया है। आगे कक्षा 8 होगी, उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो के चैनल पर माध्यम से हम आपको बुक कंप्लीट करवा देंगे। एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और इस वीडियो को अपने जितने सोशल ग्रुप्स है उसमें शेयर करें। दोस्तों, आप अपने जीवन का लक्ष्य को तय करें और उस लक्ष्य के लिए दिन रात जुट जाए। जब तक आपको वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए तब तक मेहनत करनी है, तो आपको वो लक्ष्य पास हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा इसी 2024 के अंतर्गत। तो लक्ष्य के लिए दिन रात एक करके अपने विषय के प्रति गंभीर होकर मेहनत कीजिए, तो आपको हर कंटेंट स्थायी रूप से याद हो जाएगा। इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का फेसबुक पेज को फॉलो करें, अच्छा सा वहां पे शानदार कमेंट करें और वीडियो को भी शेयर करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए अच्छे से शानदार कमेंट करें। आप देखिएगा हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर डे बाय डे आपको सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, जैसे कि सीटेट हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो टीचिंग का, वो हमारे चैनल पे निःशुल्क दोस्तों आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और दोस्तों, एक निवेदन है कि ये जो बुक है हमारा राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की, यह संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर से प्रकाशित है, जिसके निदेशक श्री संजय जी चौधरी हैं। तो आप इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त करें, नहीं तो इनका जो संकल्प पब्लिकेशन का जो ऐप है गंगानगर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की मात्र इतनी पतली बुक है कि आपको याद हो जाएगी। वीडियो भी देखते रहें और इसके साथ अगर आपके पास बुक होगी तो और बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप इसके साथ नोट्स बनाते हैं तो वो शानदार होगा, क्योंकि आपके सभी जो भी एग्जाम होंगे इसके संबंधित, राजस्थान से संबंधित ये एग्जाम के अंदर के लिए रामबाण बुक है। तो बुक को परचेज जरूर करें दोस्तों, और वीडियो के समय आप नोट्स जरूर बनाएं, तो ही आपको स्थायी रूप से याद होगा। और आपने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक किया और शेयर किया, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को आपने फॉलो किया और अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।